निर्भय अपने कमरे में पहुंचकर सोने की तैयारी कर रहा था। इतने में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलकर निर्भय ने देखा सामने अनुषा खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। उसके मन में यह आशंका तो थी कि अनुषा आ सकती, इसीलिए उसे देखकर जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से भी नहीं दिया। अनुषा ने ही पहल किया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? क्यों, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं सामने ही खड़ा हूँ, जो भी कहना है यहीं पर कहो। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसीलिए सोना चाहता हूँ। सो जाना, पहले 5 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं अंदर आकर बताना चाहती हूँ। आ जाओ, पर ऐसी वैसी हरकत मत करना, गंभीरता से कहा निर्भय ने। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ क्या? मैं अंदर भी नहीं आ सकती? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है अनुषा, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। आ जाओ अंदर, पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता। अनुषा अंदर आकर खड़ी हो गई और निर्भय ने अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहा, बताओ क्या बात है? निर्भय, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि उर्वशी आंटी ने मुझे जॉब के लिए ऑफर दिया है। मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? सफाई क्यों दे रही हो? मेरे मन में गिल्टी फीलिंग्स है। मैंने तुम्हें कुछ भी पहले नहीं बताया। तुम मुझसे नाराज हो, मैं समझ गई। किसने कहा मैं नाराज हूँ? और इतने दिनों के बाद तुम्हें आज गिल्टी फील क्यों हो रहा है? मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि निर्भय, मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, खासकर मोम और लेखा के साथ। एक दिन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया जो पक्की हो जाए? इसीलिए सबको खुश करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? कैसी बातें कर रहे हो निर्भय? सचमुच मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? किसी इंसान के दिल में एक ही दिन में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाए, विश्वास नहीं होता। आज माफ कर दिया तो कल भी तुम वही गलती दोहराओगी नहीं, इसकी क्या गारंटी है? इसीलिए मुझे जब तक पक्का विश्वास नहीं हो जाएगा कि सचमुच तुम बदल गई हो, तब तक तो माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कैसे विश्वास दिलाऊं तुम्हें? उसके लिए बहुत कुछ करना होगा तुम्हें। पहले मैं देखना चाहता हूँ तुम मम्मा को सचमुच मन से रिस्पेक्ट कर रही हो कि नहीं, लेखा के साथ अच्छा व्यवहार कर रही हो कि नहीं, इस घर की बहू की जिम्मेदारी निभा रही हो कि नहीं। तब सोचूंगा, अभी सोचने के लिए वक्त भी नहीं है मेरे पास। तुम अब जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। निर्भय की बातें सुनकर अनुषा की आंखों में आंसू आ गए। आंसू भरी हुई आंखें देखकर निर्भय ने कहा, जाओ, मुझ पर असर नहीं होगा। दिल के कई टुकड़े हो चुके हैं, जोड़ने में समय लगेगा, शायद जिंदगी भर जुड़ भी नहीं पाएगा। निर्भय की बातें सुनकर अनुषा रोते रोते अपने कमरे की ओर जाने लगी तो निर्भय का दिल तड़प उठा अनुषा के लिए। उसने पीछे से आवाज लगाई, सुनो अनुषा, सच में अगर तुम बदल पाई अपने आप को तो निर्भय के दिल में फिर जगह पा सकती हो। उसके लिए तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा। केवल जुबानी कहने से काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे काम के माध्यम से तुम्हारे अंदर बदलाव देखना चाहता हूँ। तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, इसीलिए तुम्हें कोई भी समझाइश देना नहीं चाहता। भरी हुई आंखों से चुपचाप अनुषा सारी बातें सुन रही थी। एक भी शब्द कहे बिना रोते रोते अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में नींद नहीं। अपने रूम में बैठकर सोचने लगी, मैंने ये क्या किया? क्यों मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई? अब निर्भय को विश्वास दिलाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे मॉम को खुश करना है। मॉम खुश हो गई तो निर्भय भी मुझे माफ कर देगा। सुबह जल्दी जल्दी उठकर अनुषा फ्रेश होकर किचन में गई और शेफ से बोली, आज मैं अपने हाथों से सबके लिए चाय बनाऊंगी। नाश्ते में क्या बना रहे हो? मैडम जी, आज बड़ी मैडम ने कहा कि आलू के परांठे बनाना है। निर्भय साहब को आलू के परांठे बहुत पसंद है। मैं जब तक आलू के परांठे बनाऊं तब तक आप चाय बना लीजिए। ठीक है, तुम थोड़ा सा तैयारी कर दो, अदरक काट दो, अदरक वाली चाय बनाऊंगी। सब कुछ तैयार हो जाए तो नाश्ता मैं परोस दूंगी, तुम कुछ मत करना। खुश होकर शेफ ने कहा, ठीक है मैडम जी, जैसी आपकी इच्छा। सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच गए हैं, मगर अनुषा नहीं पहुंची। अभी तक नाश्ता भी टेबल पर नहीं लगा। जूही ने शेफ को आवाज लगाते हुए कहा, गौरव, आज नाश्ता तैयार नहीं हुआ क्या? समय हो गया है, सबको निकलना है, जल्दी से नाश्ता लगा दो। जूही बैठकर इंतजार कर रही थी कि इतने में अनुषा हाथ में चाय की ट्रे लेकर आई और पीछे पीछे गौरव शेफ नाश्ता लेकर आया।
सब लोग आश्चर्यचकित होकर वो नज़ारा देखने लगे। सबकी जुबान बंद। सबसे पहले आदित्य ने कहा, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज अनुषा, आज तुमने चाय बनाई है क्या बेटा? हाँ पापा, मुझे खाना इतना अच्छा बनाना तो नहीं आता। हाँ, चाय ज़रूर बना लेती हूँ, इसीलिए सोचा आज मैं सबके लिए चाय बनाऊँ। अनुषा ने सबके सामने एक-एक कप चाय रख दी। निर्भय के सामने चाय की कप रखी तो उसने एक बार अनुषा की ओर देखा। अनुषा ने उसकी आंखें मिल गई तो अनुषा मुस्कुरा पड़ी। चाय में एक चुस्की लगाकर निर्भय ने कहा, अच्छी बनी है। हाँ, अच्छी बनी है चाय। आदित्य ने भी तारीफ की। जूही ने भी चाय पीकर कहा, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है। सबके मुंह से तारीफ सुनकर, खासकर निर्भय के मुंह से तारीफ सुनकर अनुषा ने मुस्कुराकर कहा, थप सबको थैंक्स। पापा झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे आप? नहीं बेटा, चाय सच में अच्छी बनी है। थैंक्स पापा वंस अगेन। अनुषा फिर खुश होकर सबको नाश्ता सर्व करने लगी। सब लोग टकटकी लगाए उसे देखे जा रहे हैं। अनुषा का यह रूप शादी के बाद पहली बार सबको देखने को मिला। आश्चर्यचकित होने की बात ही है। अनुषा का ये रूप देखकर खुश होकर जूही ने कहा, तुम भी बैठ जाओ बेटा, एक साथ सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है आज। मुझे तो 12 बजे बुलाया है, आप लोगों को जल्दी जाना है। आप लोग ब्रेकफास्ट करके निकल जाए, मैं आराम से कर लूँगी। तुम ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी लेकर जाना बेटा। आदित्य ने अनुषा की ओर देखकर कहा, मैं चली जाऊँगी पापा, कार बुक करके ड्राइवर को लेकर जाऊँगी, फिर ड्राइवर को वहाँ वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों करना पड़ेगा? तुम्हें छोड़कर आ जाएगा, फिर तुम फ़ोन कर देना, लेकर आ जाएगा। पापा जब कह रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए बेटा तुम्हें। जूही ने कहा, ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। इतनी देर से सब कुछ चुपचाप देख रही थी और बातें सुन रही थी निशा। आज अनुषा का ये रूप देखकर वो बहुत खुश हुई और खुशी से कहा, तुम्हें ऐसे रूप में देखकर आज सचमुच दिल को सुकून मिला अनुषा बेटा। इस तरह सबके साथ मिलजुल कर रहने में कितना आनंद आता है और घर में कितनी शांति छाई रहती है। ज़रूरी नहीं कि तुम घर का काम करो, घर का काम करने के लिए बहुत लोग हैं यहाँ पर। सबके साथ बैठकर एक ही समय खाना, अच्छे से बातें करना, हँसी-खुशी का वातावरण रहे तो ज़िंदगी जीने का मज़ा कुछ और ही होता है। अकेले जीने में कोई मज़ा नहीं है। सॉरी दादी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अकेली रहकर मैंने महसूस किया कि कितना सूनापन होता है ज़िंदगी में। घर ना घर होकर खंडहर जैसे लगने लगता है। कहते-कहते अनुषा की आँखें गीली होने लगी। तुमने अपनी गलती समझ ली, तुम्हें माफ़ी मिल गई। दादी, लेकिन निर्भय अभी भी मुझसे नाराज़ है। उसने मुझे माफ़ नहीं किया। निर्भय की ओर देखकर निशा ने कहा, क्यों रे निर्भय, अनुषा सच कह रही है क्या? अगर उसने तुझसे माफ़ी माँग ली तो तूने माफ़ क्यों नहीं किया और क्या चाहता है तू? दादी, आप अनुषा से पूछ लेना मैं क्या चाहता हूँ। मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो उसे माफ़ी मिल जाएगी। मैंने माफ़ करने के लिए मना थोड़ी किया है। अनुषा, तुम ही बताओ निर्भय की क्या इच्छा है? दादी, निर्भय मुझे तब तक माफ़ करेगा जब उसे पूरी तरह विश्वास हो जाएगा कि मैं सच में बदल गई हूँ। केवल माफ़ी माँगने से माफ़ नहीं करेगा, तो तुम भी दिखा दो बदल कर, तुम किसी से कम थोड़ी हो। निशा ने अनुषा को उत्साहित करने की कोशिश की। पक्का वादा दादी, वो दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। दादी की ओर देखकर अनुषा मुस्कुरा पड़ी। ये हुई ना बात। दादी की प्लेट में अनुषा एक और पराठा देने लगी तो निशा ने रोकते हुए कहा, बस बस एक ही काफ़ी है, वो भी आलू का पराठा। इस उम्र में एक से ज़्यादा खाऊंगी तो पेट खराब हो जाएगा, फिर तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ना करे आपको कुछ हो, अगर कुछ हो गया तो आपकी सेवा अवश्य करूंगी दादी। अनुषा की ओर देखकर निशा ने मुस्कुरा दिया मगर खुशी से आंखें छलछला आई। सब लोग अपना खाना रोककर अनुषा की ओर ही देखने लगे। आज सामने एक अलग अनुषा खड़ी है जिसका ये रूप सबने पहली बार देखा है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस घर की सुख शांति के अलावा। मेरे निर्भय ने बचपन से बहुत दुख देखा है, उसे और दुख मत देना अनुषा। उसे खुश देखकर ही मैं आंखें बंद करना चाहती हूँ, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। निशा की बात सुनकर जूही अचानक बोल पड़ी, आप कैसी बातें कर रही हो मोम? आंखें आपके दुश्मन की बंद हो? आपको तो अभी बहुत जीना है, अभी तो मेरी लेखा की शादी भी नहीं हुई। उसकी शादी होगी फिर निर्भय और लेखा के बच्चों के साथ भी तो आपको खेलना है। बच्चों की बात सुनकर अनुषा के चेहरे पर
शर्म की लाली बिखर गई। उसने निर्भय की ओर देखा तो अचानक निर्भय से आंखें मिल गई। निर्भय ने अपनी आंखें झुका ली, मगर अनुषा उसकी ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, मैं तो चाहती हूँ हम दोनों का बेबी जल्दी से मेरी गोद में खेले, मगर निर्भय नहीं चाहता। शायद चाहता तो इस तरह मुझसे दूर नहीं रह सकता था। दूर रहने का कारण भी मैं ही हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुझे निर्भय की नाराजगी दूर करके इस घर में खुशी लानी है। एक नहीं, दो खुशी। एक खुशी सबसे मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, दूसरी खुशी जल्दी से मेरी गोद में एक सुंदर सा बेबी आ जाए। अनुषा को कुछ सोचते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए निर्भय ने देखा तो समझ गया क्या सोच रही है। उसने ही मन कहा, तुम्हारे सपने इतनी जल्दी नहीं पूरे होंगे अनुषा। पहले मैं तुम्हें ठोक बजाकर तुम्हारा बदला हुआ रूप देखना चाहता हूँ। उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें आसानी से इस घर में इज्जत मिल रही थी, मगर तुम्हें हजम नहीं हुआ। इसीलिए पहले हाजमा ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि इंसान को जब बैठे-बैठे कुछ मिल जाता है तो उसे उस चीज़ की कीमत समझ में नहीं आती। इसीलिए कोई भी चीज़ मेहनत से मिलना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर भी मेहनत करने वाले को ही कुछ देते हैं, आलसियों को नहीं। मैं तो ठहरा एक साधारण इंसान, मैं भला इतनी आसानी से, इतनी जल्दी तुम्हें माफ़ी कैसे दे सकता हूँ? आदित्य ने खाते-खाते अनुषा और निर्भय दोनों को देखा। दोनों कुछ सोचे जा रहे हैं। उसे एक और परांठे की ज़रूरत है, मगर अनुषा का ध्यान कहीं और है। इसीलिए अनुषा ने कहा, अनुषा तुम क्या सोच रही हो बेटा? मुझे एक और पराठा दे दो। और निर्भय तुम क्या सोच रहे हो, खाना बंद करके ऑफिस जाना है कि नहीं? पापा की बात सुनकर निर्भय हड़बड़ा गया, जिसे देखकर आदित्य थोड़ा-थोड़ा मुस्कुराने लगा। पापा की मुस्कुराहट देखकर निर्भय शर्मा गया और नाश्ता करने लगा। अनुषा एक और पराठा निर्भय की प्लेट में देने लगी तो निर्भय ने कहा, क्या मुझे खिला-खिलाकर गोलगप्पा बनाना है? वैसे ही मेरा वेट बढ़ रहा है। जॉगिंग, एक्सरसाइज सब छूट गई। कल से मुझे फिर से शुरू करनी पड़ेगी। निर्भय ने अनुष्का से मजाक किया तो अनुषा का दिल खुश हो गया। उसे खुश होकर कहा, कल से जॉगिंग और एक्सरसाइज शुरू करोगे तो आज एक और पराठा खा लो, उसके बाद मत खाना। अनुषा ने एक और पराठा निर्भय की प्लेट में दे ही दिया। अरे मना किया था ना, फिर भी दे दिया। निर्भय अनुषा की ओर देखा तो अनुषा मुस्कुराने लगी। इतनी प्यार से दे रही हो तो एक और खाने से क्या हो जाएगा निर्भय? आज का दिन खा लो, उसके बाद मत खाना। मुस्कुराते हुए जूही ने निर्भय से कहा, हाँ हाँ खा ले निर्भय, अभी जवान है, मन की इच्छा पूरी कर ले। उम्र बढ़ेगी तो फिर नहीं खा पाएगा। अब इतना खाऊंगा तो मेरे पेट की हाइट बढ़ेगी पापा, सब मुझे तोंदुमल कहेंगे। निर्भय की बात सुनकर आदित्य जोर-जोर से हंस पड़ा तो जूही भी हंसे बिना नहीं रह सकी। दादी निशा और नानी प्रतिभा भी मुंह दबाकर हंसने लगी। निर्भय की बात सुनकर अनुषा भी जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ पूरे डाइनिंग रूम में गूंजने लगी। बहुत समय के बाद निर्भय ने अनुषा की ऐसी हंसी देखी। केवल निर्भय ही क्यों, घर के सब लोगों ने शादी के बाद अनुषा को पहली बार इतनी जोर से हंसते हुए देखा है, जिसे कहते हैं बिंदास हंसी। सबके चेहरे पर खुशी की चमक। निर्भय का चेहरा भी पहले से थोड़ा सा चमका है, मगर खुद को नियंत्रित करके रखा है उसने, ताकि अनुषा को ये गलतफहमी ना हो कि निर्भय की नाराजगी दूर हो गई है। इतने दिनों लेखा पहले से ज़्यादा और खुश रहने लगी है। खुशी के दो कारण हैं। एक, उसका रिसर्च वर्क सक्सेसफुली आगे की ओर बढ़ रहा है। दूसरा, शंकर और उसने मिलकर शादी करने का निर्णय ले लिया है। जिंदगी अच्छे से सेटल होने के आसार नजर आ रहे हैं। सुबह उठकर जल्दी तैयार हो गई आज लेखा, क्योंकि आज एक पेपर पर शंकर ने कुछ बातें डिस्कस करने के लिए उसके घर जाना है। वहीं पर दोनों को बैठकर गर्मा गर्म कॉफ़ी पीनी है। वैसे आज वीकेंड का सैटरडे है, इसीलिए दोनों को यूनिवर्सिटी जाने की कोई चिंता नहीं है। शंकर भी आज जल्दी उठकर तैयार हो गया, क्योंकि कल ही बात हुई थी लेखा से कि दोनों बैठकर कॉफ़ी पियेंगे और पेपर पर डिस्कस करेंगे। शंकर तैयार होकर कॉफ़ी बनाने की तैयारी कर रहा था। इतने में कॉल बेल बजी। शंकर ने दरवाजा खोला तो लेखा ने एक खूबसूरत स्माइल देकर कहा, गुड मॉर्निंग शंकर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, कम इन। शंकर ने भी एक स्माइल दी। अंदर आकर लेखा ने बैठते हुए कहा, आप भी जल्दी तैयार हो जाए। मेरे कारण जल्दी उठना पड़ा है ना? नो, कारण तुम नहीं हो। मैं तो जल्दी उठकर जॉगिंग के लिए जाता हूँ वीकेंड में। तुम्हें पता है, आज उठने का कारण ये है कि मन में खुशी थी, इसीलिए गहरी नींद सो गया रात को और सुबह जल्दी नींद टूट गई। तुम बैठो, मैं अभी कॉफ़ी लेकर आता हूँ, फिर बात करते हैं बैठकर। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। शंकर के साथ लेखा भी किचन में आ गई।
कप में गर्म दूध डालते डालते लेखा की ओर नजर चली गई शंकर की। लेखा आज बहुत खूबसूरत लग रही है। इसीलिए शंकर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, आज तुम अच्छे से तैयार होकर आई हो। इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल इंडियन गर्ल। वही ड्रेस है ना जो हम दोनों ने पसंद करके लिया था। दोनों ने नहीं, केवल आपकी पसंद है। आपको पर्पल शेड पसंद है, इसीलिए ये सूट आपने मेरे लिए लिया था। इतने दिन पहनने का समय ही नहीं मिला, आज मन हुआ इसीलिए पहन लिया। प्यार से लेखा की ओर देखते हुए शंकर ने कहा, आज कोई खास बात है? बहुत खुश दिख रही हो। खुशी की चमक चेहरे पर बिखरी हुई है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। कारण दो है। एक तो रिसर्च का काम सक्सेसफुली चल रहा है, दूसरा कल मैंने घर में बात की, सबको बताया कि हमने शादी करने का निर्णय ले लिया है। करके सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं, खासकर पापा बहुत एक्साइटेड है। पापा मामा मामी से बात करके डेट फिक्स करेंगे कह रहे थे। शंकर ने लेखा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम बहुत खुश होना लेखा। मेंटली पूरी तरह प्रिपेयर होना शादी करके घर बसाने के लिए। मेंटली प्रिपेयर भी हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। क्यों, आप प्रिपेयर नहीं है क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तो जल्दी से जल्दी क्यूट सा बेबी चाहता हूँ ताकि उसे कंधे पर लेकर घूमूं, घोड़ा बनकर पीठ पर बैठाकर दौड़ लगाऊं। जब वो खिलखिलाकर हंसेगा तो मीठी मीठी सी आवाज कानों में शहद घोल दे, जैसी तुम्हारी मीठी सी हंसी कानों में शहद घोल देती है। शंकर की बात सुनकर लेखा शर्मा गई। आप भी ना, अभी से पता नहीं क्या क्या सपने देखने लगे हैं। पहले शादी तो होने दीजिए। शादी तो हो ही जाएगी इस दिसंबर में, फिर अगले दिसंबर तक मुझे बेबी चाहिए। तुम मना मत करना, बेबी को मैं संभाल लूंगा। तुम रिसर्च का काम करना, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाप रे, अभी से इतनी सारी प्लानिंग। हाँ, कुछ बातें प्लानिंग करने से मन की इच्छा समय से पूरी होती है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें बेबी बॉय पसंद है या बेबी गर्ल? मुझे नहीं पता, आप कुछ भी पूछते हैं, पहले शादी तो हो जाने दीजिए। लेखा ने शर्माते हुए कहा। लेखा की शर्म शंकर को इतनी अच्छी लग रही है कि उसे छेड़ने का मन हुआ। मुझे तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी एक खूबसूरत सी बेबी गर्ल चाहिए। तुम्हारे मन की इच्छा भी बता दो। अब इतने भी क्या शर्माना, अभी तुम एनफ एडल्ट हो गई हो। हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। बताओ ना, तुम्हें क्या पसंद है? शर्माते हुए लेखा ने शंकर की ओर देखकर कहा, मुझे बिल्कुल आपके जैसा हैंडसम इंटेलिजेंट बेबी बॉय चाहिए। क्यों बेबी बॉय क्यों चाहिए? इसीलिए कि जब हम एजड हो जाएंगे तब आपको दोबारा यंग रूप में देख सकेंगे। इन आंखों को बहुत सुकून मिलेगा जब आपका पास्ट मेरे सामने खड़ा होगा। फिर वो बातें झूठी साबित होगी, कभी गया वक्त लौटकर नहीं आता। इतना प्यार करती हो मुझे? भावुक होकर शंकर ने लेखा को अपनी ओर खींचकर बाहों में भर लिया और माथे पर एक प्रेम चिन्ह अंकित कर दिया। लेखा भी भावुक होकर शंकर के सीने पर अपना सर रख दिया। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के प्यार की मदहोशी में खोए रहे। जब लेखा को होश आया तो शंकर से अलग हटकर बोली, कॉफी तैयार हो गई है, ठंडी हो जाएगी, चलिए बैठकर पीते हैं। जिस काम के लिए आए हैं उस काम के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। शंकर ने भी हड़बड़ाकर कहा, हाँ हाँ चलो। कॉफी की ट्रे लेकर लेखा ड्राइंग रूम में आ गई तो शंकर भी पीछे पीछे चल पड़ा। शंकर लेखा को पेपर में कहाँ कहाँ क्या चेंज करना है इस बारे में बता रहा है और लेखा साथ साथ अपनी गलती सुधारती जा रही है। अपने काम में दोनों मस्त है, कॉफी का मजा भी ले रहे हैं। ये समय दोनों के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग है। दो प्यार भरे दिल अगर आपस में एक दूसरे की दिल की धड़कन सुनकर ही खुश हो जाते हैं। एक दूसरे की तन की खुशबू एक दूसरे को मिलती रहती है, जिससे रोम रोम रोमांचित होता है। समय को जिंदा दिली जीने के लिए ये क्या कम है? अचानक दोनों के इस प्यार भरे सुकून भरे पल में खलल पड़ गया, क्योंकि अचानक शंकर का मोबाइल बज उठा। नॉर्मली ऐसे समय में शंकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता, मगर आज भूल गया। शंकर ने चिढ़कर कहा, इस वक्त किसने फोन किया? सुबह सुबह के इस खुशनुमा पल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर कबाब में हड्डी बन रहा है। मैं भी मोबाइल स्विच ऑफ करना भूल गया। शंकर, देखिए किसका फोन है, कॉल रिसीव कर लीजिए, हो सकता है किसी का कोई जरूरी मैसेज हो। अपना काम करते करते ही लेखा ने कहा। शंकर ने मोबाइल उठाया तो देखा एंजेला का फोन है। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, फोन रिसीव करूं कि नहीं? एंजेला को मेरी याद कैसे आई? शंकर ने कॉल ऑफ कर दिया और फिर अपने काम में लग गया।
दोबारा मोबाइल बजने लगा तो लेखा ने कहा, शंकर बात कर लीजिए, कोई ज़रूरी बात होगी। ठीक है, मैं बाहर जाकर बात करके आता हूँ, नहीं तो तुम्हारे काम में बाधा उत्पन्न होगी। मैंने जितना बता दिया उतना करेक्ट करो, फिर आकर बताता हूँ। शंकर मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकला और कॉल रिसीव किया। इधर लेखा शंकर के बताए अनुसार अपने रिसर्च पेपर पर करेक्शन करने लगी। आगे बढ़ते-बढ़ते एक जगह फिर अटक गई लेखा। फिर उसने शंकर की ज़रूरत पड़ गई मगर शंकर अभी तक लौटकर रूम में नहीं आया। लेखा बार-बार दरवाजे की ओर देख रही थी मगर शंकर को आता हुआ न देखकर मन ही मन सोचने लगी, इतनी देर क्यों लगा? किसका फ़ोन है? क्या ज़रूरी बात है? मैं जाकर देखूँ क्या? नहीं, हो सकता है यूनिवर्सिटी के काम को लेकर कोई पर्सनल बात हो। मुझे पर्सनल बातों में इंटरफेयर करना चाहिए। चाहे हम दोनों के बीच में कितना भी प्यार हो मगर दोनों के बीच में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्यार में एक कशिश एक ताजगी बनी रहती है। मैं भी चाहूँगी शंकर मुझे स्पेस दे ताकि प्यार कोई बंधन ना लगे। अपनी सोच की दुनिया में लेखा विचरण कर ही रही थी कि दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। शंकर ने रूम में प्रवेश किया मगर चेहरे पर एक तनाव दिख रहा है लेखा को, मगर उसने एकदम से कुछ भी नहीं पूछा। रेखा को चुपचाप बैठी देखकर शंकर ने ही पूछ लिया, क्या हुआ? चुपचाप क्यों बैठी हो? फिर कहीं अटक गई क्या? हाँ शंकर, फिर एक प्रॉब्लम आ गई, आपसे पूछे बिना आगे नहीं बढ़ सकती इसीलिए चुपचाप बैठी हूँ। सॉरी मुझे देर हो गई, तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। मैं कोई अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं हूँ कि मेरे एक एक पल की कीमत है। राष्ट्रपति हो या एक साधारण या इंसान, समय की कीमत को सबको समझना चाहिए। जो समय की कीमत नहीं समझता वो पीछे रह जाता है। तुम एक रिसर्च स्टूडेंट हो, तुम्हारे एक एक पल की बहुत कीमत है। ठीक है, आप आ तो गए हैं, अब समस्या का समाधान निकाल दीजिए। ये प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर दूंगा मगर लेखा जिंदगी में एक और प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या? भयंकर आंधी आने वाली है। लेखा को देखकर शंकर ने मुस्कुरा दिया। आप कह रहे हैं आंधी आने वाली है और मुस्कुरा भी रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी बातों का मतलब, प्लीज क्लियर करके बताएंगे? तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा लेखा, अगर छुपाया तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो मत छुपाइए, बता दीजिए कौन सी भयंकर आंधी आने वाली है? एंजेला नाम की आंधी आ चुकी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंजेला को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप मिल गई है, उसने ज्वाइन भी कर लिया कल। इसमें आंधी आने की क्या बात हो गई? यूनिवर्सिटी सबकी है, कोई भी प्रोफेसर बन के आ सकता है। एंजेला आ गई तो क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ मगर उसे हुआ है। उसे क्या हुआ? उसे तो खुशी होनी चाहिए, खुश भी है और नहीं भी। मुझसे मिलना चाहती है तो मिल लीजिए, इसमें हर्ज क्या? आपसे मिलने आएगी तो हस्बैंड साथ ही आएंगे ना। उसके हस्बैंड से भी आपकी दोस्ती हो जाएगी, आप भी देख लेंगे उसके सेकंड हस्बैंड कैसे हैं। सेकंड हस्बैंड से भी डिवोर्स ले लिया उसने, बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे दोस्ती बढ़ाने का इरादा है। इस बार लेखा ने आश्चर्य से कहा, सेकंड हस्बैंड से भी डिवोर्स ले लिया, आपसे दोस्ती बढ़ाना चाहती है तो बढ़ा लीजिए। बेचारी फिर से अकेली हो गई, दोस्ती की जरूरत होगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शंकर ने जानबूझकर क्वेश्चन किया। मुझे क्यों प्रॉब्लम होने लगी? दोस्ती करना आपका पर्सनल मामला है, मैं आपके पर्सनल मामले में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहती। हर इंसान को स्पेस मिलना चाहिए। एंजेला से आपकी दोस्ती हो जाएगी तो एंजेला आपको खा तो नहीं जाएगी? खा नहीं जाएगी मगर उड़ा कर ले जा सकती है। उसके सामने मैं तिनके की तरह हूँ, एक बार उड़ा कर ले गई, बहुत जोर से पत्थर पर पटक दिया, दोबारा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम बहुत भोली हो लेखा, उसकी दोस्ती का मतलब तुम नहीं जानती, तो आप मतलब समझा दीजिए। उसकी दोस्ती का मतलब है फिर से अपनी ज़िंदगी को मेरी ज़िंदगी के साथ जोड़ना, जो मैं कतई नहीं होने दे सकता। मुझे एक बात बताइए शंकर। पूछो, क्या बात? क्या एंजेला के लिए अभी भी आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है? कैसा सॉफ्ट कॉर्नर? सॉफ्ट कॉर्नर तो किसी के लिए भी हो सकता है, ये तो इंसानी स्वभाव है। मेरे कहने का मतलब आपके दिल के कोने में उसके लिए जरा सी भी प्यार की भावना है कि नहीं? अगर प्यार की भावना नहीं है तो किसी से दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, ना ही कोई आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ सकता है। मुझे आप पर इतना भरोसा है तो आप ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जो आपकी भावना के खिलाफ हो। थैंक यू लेखा, मुझे इतना समझने के लिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मन में किसी के लिए प्यार की भावना नहीं हो तो वो ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकता। फिर भी एंजेला से मुझे ना दोस्ती करने की इच्छा, न ही मिलने की इच्छा।
कभी किसी मौके पर आमना-सामना हो गया तो मुँह फेर कर भी नहीं जाऊँगा। इतनी इंसानियत तो मुझ में है, मुझे मालूम है शंकर, इसीलिए मैं बेफ़िक्र हूँ। कौन आया, कौन आया? मुझे कोई फ़िक्र नहीं पड़ता। हाँ, कभी एंजेला से आप मिले तो मुझे अवश्य ले चलना। मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों मिलना चाहती हो? क्या करोगी मिलकर? उस अनलक्की इंसान को देखना चाहती हूँ जिसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी रखकर दी अपने जैसे इंसान को छोड़ दिया। तुम ऐसा सोचती हो सकता वो नहीं सोचती हो। क्यों वो खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इंटेलिजेंट समझती है क्या? जो भी सोचे अब उससे क्या करना, जो बीत गई सो बात गई, छोड़ो ये सब बातें और अपने पेपर पर ध्यान दो। तुम्हारा पेपर आज बिल्कुल फाइनली कंप्लीट होना है क्योंकि 2 दिन के बाद तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है। इस बार तुम्हारा कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैन डिएगो। मैं भी एक बार गया था कभी, बहुत खूबसूरत जगह है। पैसिफिक ओशन और पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत खूबसूरत नज़ारों चारों ओर बिखरा पड़ा है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी बीच है। वेदर इतना अच्छा है कि बहुत टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर साल भर। शंकर, आप भी चलिए मेरे साथ, दोनों मिलकर सी बीच में नहाने का मजा लेंगे। फिर एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे उस हाईवे पर जहाँ एक और ऊंची पहाड़ है और एक और नीला पैसिफिक ओशन। सोचकर भी मन रोमांटिक हो रहा है, कितना रोमांस भरा होगा वो ड्राइव। एक बार सोचकर देखिए। कहते कहते लेखा की आंखों में एक चमक दिखाई दी। तुम कॉन्फ्रेंस में जाओगी तो तुम्हें तो यूनिवर्सिटी की ओर से होटल रूम मिल जाएगा, मुझे तो नहीं मिलेगा। वाह रे, कैसी बातें कर रहे हैं आप क्या इस होटल में रूम बुक नहीं करा सकते? इतने गरीब हो क्या आप? लेखा की बात सुनकर शंकर हंस पड़ा। हंसते हुए कहा, अवश्य करा सकता हूँ, ये क्या बड़ी बात है। प्लीज शंकर, फिर करा लीजिए ना मेरी खुशी के लिए। दोनों मिलकर खूब घूमेंगे, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर केवल काम और काम, रिसर्च और रिसर्च। मैं काफी फेड अप हो गई, थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। ओके, करा लेता हूँ, आज ही करा लेता हूँ। अब तो खुश होना, इस वीकेंड कहीं जाने की इच्छा है क्या? खुशी से चहक पड़ी लेखा। शंकर का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू शंकर, मुझे ये खुशी देने के लिए। नहीं, मैं इस वीकेंड कहीं नहीं जाना चाहती क्योंकि पेपर वर्क कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। हम सैन डिएगो घूम लेंगे, ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस तुम्हारे चेहरे पर यह मीठी सी मुस्कान हमेशा खिली रहे। इस मुस्कान के लिए शंकर कुछ भी कर सकता है। लेखा के हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखते हुए शंकर ने कहा, मैं भी कभी नाजायज़ डिमांड नहीं करूँगी शंकर, जिसे आपकी पूरी करने में बहुत कीमत चुकानी पड़े। बस छोटी-छोटी खुशियाँ चाहिए मुझे, मैं बड़ी खुशी कभी नहीं चाहती। बड़ी-बड़ी डिमांड नहीं है मेरी। लेखा की इतनी प्यारी सी बात सुनकर शंकर भावुक होकर एकटक लेखा की आंखों में देखने लगा, जिन आंखों में उसके लिए प्यार ही प्यार है बेशुमार। लेखा को भी शंकर की आंखों में गहराई में अपनी तस्वीर नजर आई। अपनी तस्वीर की खूबसूरती को निहारने में वो दुनिया भूल गई। अपने रूम में जाकर लेखा ने पहले लंच बनाकर लंच किया, फिर बैठ गई पेपर का फिनिशिंग टच देने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस में शंकर भी लेखा के साथ जा रहा है, इसीलिए लेखा बहुत खुश है। खुशी खुशी अपने पेपर वर्क कंप्लीट करने में लगी हुई है, इसीलिए शाम को भी कहीं बाहर नहीं निकली। लगभग रात के 10 बजे शंकर का कॉल आया, ये खबर देने के लिए कि किसी कारणवश शंकर लेखा के साथ इस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकता। कारण क्या है लेखा ने नहीं पूछा, क्योंकि कारण ऑफिशियल भी हो सकता है। शंकर ने बताया था कई बार संडे को प्रोफेसर्स के अचानक गेट टुगेदर पार्टी किसी बड़े होटल में रखा जाता है। शंकर ने बताया नहीं, इसलिए लेखा ने भी नहीं पूछा, क्योंकि कारण पर्सनल भी हो सकता है। कोई भी रिश्ते में एक पर्सनल स्पेस होना बहुत जरूरी है, ये बात लेखा अच्छे से समझती है। शंकर की बात सुनकर लेखा का मन उचट गया। पेपर का काम करने का मन नहीं हो रहा था, फिर भी 12 बजे तक लगकर उसने पेपर कंप्लीट किया। एक बार फाइनल रिव्यू होने की जरूरत है, परंतु नींद इतनी जोरों की आ रही है कि लेखा ने सोने का सोचा। बेड पर लेटकर फिर मन ही मन सोचने लगी, कल स्टारबक्स में जाकर कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट के साथ पेपर का रिव्यू करूंगी। कल सुबह ब्रेकफास्ट घर में नहीं बनाऊंगी। फाइनल रिव्यू करने के लिए मन में सुकून होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए स्टारबक्स ही सही रहेगा। सुबह उठकर लेखा नहा धोकर तैयार हुई, फिर स्टारबक्स के लिए निकल पड़ी। कोने की टेबल खाली थी, वहीं पर जाकर शांति से बैठ गई, एक सैंडविच और कॉफ़ी लेकर। पेपर रिव्यू करते करते सैंडविच भी खा रही है। गरम गरम कॉफ़ी में चुस्की लेने से दिमाग अच्छे से काम करने लगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि साथ कोई ना हो, चारों ओर एक खामोशी हो, खासकर काम जब बहुत इम्पोर्टेंट और अर्जेंट हो। थोड़ी देर के बाद लेखा की नज़र उठी तो देखा
थोड़ी दूरी के कोने में एक टेबल पर शंकर किसी लेडी के साथ बैठकर कॉफी पी रहा है, हंस-हंस कर बात कर रहा है। लेडी यंग लग रही है और स्मार्ट दिख रही है। दोनों को देखकर लेखा का मन सोचने पर मजबूर हो गया, शंकर के साथ ये लेडी कौन है? शंकर ने मेरे साथ न जाने का कारण तो नहीं बताया, मगर ऐसा क्या हो गया कि इस लेडी के साथ स्टारबक्स में बैठकर बात कर रहे? लेडी कोई प्रोफेसर तो नहीं जिसे शंकर पहले से जहाँ भी सकता? जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उस यूनिवर्सिटी की कोई स्टूडेंट रही होगी। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आई है, इसीलिए उसे समय देना जरूरी हो गया है। एक बार मैं पेमेंट करने के बहाने उधर से गुजरती हूँ, फिर देखती हूँ ये लेडी एंजिला तो नहीं है। एक बार शंकर ने एंजिला की फोटो दिखाई थी, शायद पहचान भी जाऊँ। नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? शंकर मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। एंजिला से मिलने के लिए आते तो मुझसे जरूर कहते, रहने दो, मैं नहीं चाहती। मुझे शंकर पर शक नहीं करना चाहिए। शक की नींव पर कभी कोई रिश्ते की इमारत टिक नहीं सकती। लेखा चुपचाप बैठकर अपना काम करने लगी, उसके दिमाग से सारा फितूर निकालकर अपने काम में डूब गई। कब शंकर आकर उसके सामने खड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब शंकर की आवाज कानों में पड़ी तो अचानक नजर उठाकर देखा सामने शंकर खड़े हैं। तुम स्टारबक्स कब आई? लेखा 1 घंटा पहले आई हूँ, पेपर रिव्यू करना बचा था, इसीलिए सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। सोचा यहाँ पर बैठकर ब्रेकफास्ट और कॉफी लेते लेते पेपर रिव्यू करूंगी। मुझे फोन करके बता देती तो मैं भी आ जाता। लेखा का मन रखने के लिए शंकर ने यूं ही बोल दिया, आपने तो कहा था आप बिजी रहेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा नहीं। आपकी पुरानी यूनिवर्सिटी से कोई फ्रेंड आई थी क्या मिलने के लिए? लेखा की बात सुनकर शंकर सोचने लगा, कहीं लेखा ने मुझे एंजिला के साथ देख तो नहीं लिया। पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? क्या बात शंकर, आप क्या सोच रहे? मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं, हाँ, पुरानी यूनिवर्सिटी से फ्रेंड आई थी मिलने के लिए, इसीलिए आप मेरे साथ एनडीओ नहीं जा रहे हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, फिर हाँ, समझ में नहीं आया मुझे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फिर शंकर सोचने लगा, लेखा ने मेरा झूठ पकड़ लिया, अब मुझे इसे बताना ही चाहिए वरना गलतफहमी पैदा हो जाएगी। अगर लेखा नाराज हो गई तो उसे मनाना मुश्किल होगा। बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है, मैं लेखा को खो नहीं सकता। बैठते हुए शंकर ने कहा, मैं सब कुछ सच बताऊंगा, मुझे गलत तो नहीं समझोगी? मैं आपको गलत क्यों समझने लगी? आपको पता है मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ, जो भी है खुलकर बताइए। लेखा मेरे साथ जो बैठी थी वो एंजिला थी। शंकर की बात सुनकर लेखा टुकर टुकर उसे देखी जा रही थी। जुबान खामोश, क्या कह रहे हो, कैसे कह, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर खुद को थोड़ा सा स्ट्रोंग बनाया और कहा, अच्छा तो आप इसीलिए मेरे साथ नहीं जा रहे क्योंकि एंजिला के साथ वक्त बिताना है? ऐसी बात नहीं है लेखा, फिर कैसी बात है? शाम को एंजिला ने फ़ोन किया, रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही थी एक बार मिलने के लिए। पता नहीं क्यों मैं मना नहीं कर पाया। ऐसी बात है तो आप मुझसे सच बता देते, मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं तो आपसे कहा था आप मिल लीजिए, मिलने में कोई बुराई नहीं है, मगर उस समय आपने मना किया। मुझे लगा तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। सोचा एक बार मिलकर उससे बातें कर लेते, कुछ कहना चाहती थी मुझसे। बातें तो फ़ोन पर भी हो सकती थी, बहाना क्यों बना रहे हो? क्यों नहीं कहते कि अब भी उसके लिए आपके दिल में प्यार है? रहा सवाल चोट पहुंचाने का, तो आपने इतनी चोट पहुंचाई कि संभलने में समय लगेगा। मेरा विश्वास तोड़ दिया आपने। एक रिश्ता विश्वास की नींव पर ही मजबूत बनता है, वरना भर-भरा कर गिर पड़ता है, एक कमजोर बिल्डिंग की तरह। विश्वास करो लेखा कोई प्यार नहीं है, उसके लिए बहुत रो रही थी, इसीलिए सोचा मिल लेता हूँ। दुनिया में और भी लड़कियां रोती है, क्या आप उनसे भी ऐसे ही मिलती है? लेखा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था शंकर के पास। आंखें नीचे करके चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे की? एंजिला की बातें सुनकर भावनाओं में बह गया, पर क्यों एंजिला की बातों में आ गया? जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था, फिर उसकी बातों में आ गया। अगर लेखा से मेरी इस गलती को माफ नहीं किया तो क्या होगा मेरा? मुझे लेखा से माफी मांग लेनी चाहिए। आई एम सॉरी लेखा, गुस्सा मत करो, मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ कर दो। शंकर की बात सुनकर लेखा हंस पड़ी। किसने कहा कि मैं आपसे गुस्सा हूँ? क्यों गुस्सा करूँ? आपकी पर्सनल बात है, आप किससे मिलेंगे किससे नहीं, मेरी पर्सनल बात है, मैं किससे मिलूँ किससे नहीं। लेखा लैपटॉप समेटकर जाने की तैयारी करने लगी तो शंकर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्लीज एक बार माफ कर दो लेखा। चलिए माफ कर दिया, क्या आपने मेरा विश्वास लौट कर आ जाएगा? अब तो एंजिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर आ गई, आप लोगों को मिलने से कौन रोक सकता है? शंकर, अगर आपके मन में एंजिला के लिए प्यार है तो मुझसे दोस्ती समझकर ही कह दीजिए, मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगी और कभी शिकायत भी नहीं करूंगी। पर एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस तरह किसी से झूठ बोलकर किसी का विश्वास मत तोड़िए। बातें करते करते लेखा की आंखें छलछलाई।
जो शंकर से छुपी नहीं। लैपटॉप बैग उठाकर लेखा तेज कदमों से स्टारबक्स से बाहर निकल गई ताकि आंसू गिरते हुए शंकर न देखे। शंकर के सामने वो कमजोर पड़ना नहीं चाहती। आज उसके विश्वास के 100 टुकड़े हो गए। दिल के कितने टुकड़े हुए ये तो गिना भी नहीं जा सकता। दिल लहूलुहान है तो आंखें बह रहा है। आसपास कोई नहीं है जिसे दिल का जख्म दिखाए। घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर दिया लेखा ने। तकिए में मुंह छुपाकर जोर जोर से रो पड़ी। कब तक रोती रही कुछ पता नहीं। जब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसे होश आया और सोचने लगी, इस वक्त कौन आया होगा। किसी के आने की बात तो नहीं है। सबको पता है मैं बहुत बिजी हूँ। देखते हैं कौन आया। अपने आंसू पोंछकर लेखा ने दरवाजा खोला तो देखा सामने शंकर खड़ा मिला। लेखा ने कभी कुछ नहीं कहा, खामोश खड़ी रही। शंकर ने लेखा को देखा तो लेखा की आंखें सूजी हुई है। क्या अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगी? नहीं, प्लीज मुझे अंदर आने दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, परंतु मुझे नहीं करनी। इस वक्त मैं अकेली रहना चाहती हूँ। प्लीज आप जाइए। प्लीज एक बार। लेखा मैं बैठूंगा नहीं, बस 2 बातें करके चला जाऊंगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्रोफेसर साहब, मेरे सामने हाथ जोड़ना आपको शोभा नहीं देता। जो भी कहना आप बाहर से ही कह दीजिए। कम से कम बात करिए। इस वक्त मैं आप बातें करने के लिए, सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। कल सुबह मैं जाऊंगा तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाने के लिए। लेखा मन ही मन सोचने लगी, इतनी दया की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखा अकेली भी जा सकती है एयरपोर्ट तक। कल आपने आने से पहले ही मैं निकल जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच हेल्प करने के लिए। मुझे माफ करना, मैं दरवाजा बंद कर रही हूँ। लेखा ने दरवाजा बंद कर दिया। रूम में आकर फिर जोर जोर से रोने लगी। बाहर से शंकर को भी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर लेखा के रिश्ते जख्म पर मरहम नहीं लगा पाएगा। शायद हक खो दिया उसने। घर आकर शंकर ने दरवाजा बंद कर लिया और चुपचाप बैठकर सोचता रहा। दिन भर कुछ खाया पिया भी ना किसी से मिला। बार बार एंजिला का फिर कॉल आता रहा। हर बार शंकर कॉल काटता रहा। खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि खुद को जख्मी करने का मन हो रहा है। दिन भर सोचता रहा, ये मैंने क्या कर दिया, ऐसी गलती कैसे हो गई मुझसे। पता नहीं एंजिला मेरे जीवन में क्यों आती है। जब भी आती है कुछ न कुछ टूटता है। पहले उससे मेरा रिश्ता टूटा, अब लेखा से रिश्ता टूटने की कगार पर है। अनलकी गाय, मेरे लिए बहुत अनलकी। उसके साये में मुझसे दूर रहना पड़ेगा, पर जो गलती उसे कैसे सुधारूं। मुझसे बड़ी गलती तो हुई है। क्यों उस पर दया दिखाने गया था? क्या जरूरत थी उससे बातें करने का? लेखा के दिल पर जो चोट लगी है, अब मैं किस तरह उसके जख्म पर मरहम लगाऊंगा। लेखा मुझे मौका नहीं देगी। मुझे बहुत अच्छी और मासूम लड़की है, उसके साथ मैंने बहुत बुरा किया। कैसे मनाऊंगा उसे? नहीं मना पाया तो क्या होगा मेरा? अगर उसे रिश्ता तोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? उसके बिना जी नहीं पाऊंगा मैं। खुद से हारकर शंकर ने लेखा को कॉल किया तो लेखा ने कॉल रिसीव नहीं किया। पता नहीं कितनी बार कॉल किया, मगर एक बार भी लेखा ने कॉल रिसीव नहीं किया। थक हारकर बैठे बैठे उसकी आंखें लग गई। पता नहीं कितनी देर बैठे बैठे सोता रहा। कॉल की बेल की आवाज सुनकर नींद टूटी तो उठकर दरवाजा खोला। सामने एंजिला खड़ी थी। तेज आवाज में शंकर ने कहा, यू What did you come here? I want to meet you. Let me come inside. You cannot come inside. I don't want to meet you again. I don't want to see you here again. Leave me alone. And one thing, don't call me. I don't know who is Angela. Shankar, what happened? Why are you angry? Because I cannot tolerate you. Don't try to me again. Shankar, you are talking very politely and friendly with me in the morning. Now you are another Shankar. Why? That why my mistake. I forget you are that ferocious girl. You broken my heart very badly. Let me live peacefully. I want peace. I don't want to meet you again. Understand? Please go now. गुस्से में शंकर ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर रूम में आकर चुपचाप बैठ गया। बैठे बैठे सोचता रहा कैसे लेखा को मनाया जाए। रात को आंखों में नींद नहीं। रात भर करवटें बदलता रहा शंकर। सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गया लेखा को एयरपोर्ट से ऑफ करने के लिए। ड्राइव करते करते मन ही मन सोचने लगा, कार चलाते चलाते लेखा को मनाने की कोशिश करूंगा। किसी भी तरह जाने से पहले उसे खुशी देनी है ताकि उसका प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। इस प्रेजेंटेशन पर उसकी पीएचडी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सोचते सोचते लेखा का घर आ गया। कार ब्रेक मारी। शंकर ने दरवाजे पर आकर कॉल बेल बजाई, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत देर तक खड़ा रहा। कॉल बेल बजाता रहा। दरवाजे में धक्का दिया तो पता चला दरवाजा लॉक है। इसका मतलब लेखा अकेली निकल गई। मेरे आने से पहले ही वो निकल गई ताकि मेरे साथ जाना नहीं पड़े। अब क्या होगा? कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। कैसे बात करूं उसे? एक बार बेस्ट ऑफ लक भी नहीं कह पाया। वहां जाकर सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? कैसे भी करके आज मुझे वहां पहुंचना है। कैसे भी
फ्लाइट सीट में बुक करना है, संडे को भी पहुंचना है सैन डिएगो। होटल का नाम तो मुझे मालूम है, जाकर कोई रूम तो ज़रूर मिल जाएगा। शंकर घर पहुंचा और सूटकेस में थोड़े से कपड़े डाले और एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। होटल पहुंचकर हाथ मुंह धोकर तरोताजा होकर लेखा बिस्तर पर लेटकर कोई म्यूजिक सुन रही थी और कल जो घटना घटित हुई भुलाने की कोशिश कर रही थी। बचपन से जीवन में बहुत उथल-पुथल देखा उसने, इसीलिए संभलना भी सीखा। आज फिर एक और बहुत बड़ा झटका लगा, पेड़ के सूखे पत्ते की तरह टूटकर गिरने ही वाली थी, मगर खुद को संभाल लिया, ये सोचकर कि किसी इंसान के लिए अपनी बेशकीमती ज़िंदगी क्यों बर्बाद की जाए। जब पहले नहीं टूटी तो अब तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो मुझे ज़िंदगी जीने का एक मकसद मिल गया। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी, उसके बाद मेरी जैसी लड़कियों को जीने का हौसला दूंगी ताकि ऐसी जिंदगी अंधेरे में खो न जाए। एक मस्त गीत दत्त का गाना जो हर युग में हर एज के लोगों को पसंद आता है, वही गाना चल रहा था। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राहों में। आंख बंद करके लेखा गीता दत्त का मधुर स्वर और एक एक लफ्ज के सच्चाई को आत्मसात करने की कोशिश करने लगी, जो जख्म पर मरहम का काम करता है। अचानक डोरबेल बजी, खुद ही बड़बड़ाई, इस वक्त कौन आया है? हाँ, सर्विस बॉय को मैंने कॉफी के लिए कहा था, शायद कॉफी लेकर आया है। दरवाजा खोला तो सामने उदास चेहरा लेकर शंकर खड़ा मिला। आश्चर्यचकित भाव से शंकर को टुकुर टुकुर देखने लगी लेखा। शब्द सारे गले में अटक कर रह गए। शंकर भी बिना पलक झपकाए लेखा को देखे जा रहा था। उसकी जुबान पर कोई शब्द नहीं है। दोनों थोड़ी देर इस तरह खड़े रहे। इतने में सर्विस बॉय कॉफी लेकर आ गए। सर्विस बॉय को देखकर लेखा को होश आया तो उसने अपनी पलकें नीची कर ली और सर्विस बॉय को अंदर आने दिया। वो कॉफी रखकर वहां से चला गया। उसके बाद शंकर ने कहा, तुम ठीक से पहुंच गई थी? सवाल का जवाब न देकर लेखा ने पूछा, आप यहाँ पर कैसे? तुम नाराज होकर अकेले निकल आई, इसीलिए खुद को रोक नहीं पाया। नेक्स्ट फ्लाइट में मैं यहाँ पर आ गया। क्या देखने आए हो कि मैं अकेली पहुंच पाई कि नहीं? जिंदगी की राहों पर अकेले चलने का हौसला है मुझे। देखा जाए तो भीड़ में यहाँ पर ऐसा इंसान अकेला है। मुझे तो बचपन से अकेले चलने की आदत है। इतनी कमजोर भी नहीं हूँ जो टूटकर बिखर जाऊंगी। थोड़े दिन के लिए किसी का हाथ थामा था, मगर सफर इतना ही था, कभी न कभी तो खत्म होना ही था। हो गया। मुझे पता तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि मुझसे कई ज्यादा सशक्त हो। हर इंसान अकेला नहीं होता लेखा, हम दोनों अकेले नहीं हैं, दोनों साथ साथ हैं। हमारा सफर मरते दम तक साथ रहेगा। मुझे एक बार माफ कर दो लेखा। किस बात की माफी? आपने जो भी किया सोच समझ कर किया होगा। फिर माफी किस लिए? माफी तो गलती करने पर की जाती है। जानबूझकर होशो हवास में किया गया काम गलती नहीं होती। जो भी सोचा गलत सोचा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शंकर की बात पर लेखा इतनी देर बाद हंस पड़ी। कहा, पता नहीं क्या हो गया था? मैं बताती हूँ क्या हो गया था। जिस प्यार का धूल की परत जम गई, धूल हट गई, फिर साया प्यार जाग उठा। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही क्या? नहीं है प्यार उससे। बार बार मैं यही कहूँगा। आपके कहने से सच झूठ तो नहीं हो जाएगा। जिसे तुम सच समझ रही हो वो सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच यही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आपने जगजीत सिंह की एक गजल सुनी है कभी? मेरे ख्याल से नहीं सुनी होगी। मैं बताती हूँ गजल का मीनिंग कितना डीप है। इतने हिस्से में बट गया हूँ, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। आप दो हिस्सों में बट गए, इससे अगर कोई एक्सक्यूज मिलाने की कोशिश करोगे तो सच सच नहीं रहेगा। कल मुझे समझ आया कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप जब डिप्रेशन में थे उस समय आपको एक कंधा चाहिए था, ताकि उस कंधे पर सर रखकर आप रो सके, अतीत को भुला सके। वो कंधा लेखा का कंधा था, जो आपको आसानी से मिल गया था। इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज़ जब आसानी से मिल जाती है तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। लेखा की बातों का कोई जवाब नहीं है शंकर के पास, क्योंकि हो सकता है ये आधा सच है या आधा झूठ है। आधा झूठ को छोड़ भी दे, आधा सच का क्या? आधा सच लेकर क्या लेखा जैसी स्वाभिमानी लड़की जी सकती है? आधा सच को झुठलाना मुश्किल है, क्योंकि लेखा जैसी लड़की के सामने बार बार ये कहना कि बात झूठ है तो लेखा कहाँ से मानने वाली है? अगर झूठ है तो क्यों अपने दिल को समझा नहीं पाया शंकर? शंकर की आंखें बरस रही थी, जुबान खामोश थी। इस तरह आज एक मर्द को रोते हुए देखकर लेखा के मन में एक हुक सी उठी। कुछ सोचते हुए उसने कहा, जो भी हो, आप यहाँ तक पहुँच गए। जो सच झूठ के चक्कर में न पड़कर आप आ जाइए अंदर। सच और झूठ का हिसाब हम दोनों बाद में कर लेंगे। आफ्टर ऑल आप मेरे प्रोफेसर हैं, आपके अंडर मैं पीएचडी कर रही हूँ। इतना रिस्पेक्ट तो मुझे आपको देना ही पड़ेगा। अंदर आकर बैठते हुए शंकर ने कहा, थैंक यू, तुमने मुझे अंदर बुलाया। मैं क्या केवल प्रोफेसर बनकर रह गए और कुछ नहीं? थैंक यू किस लिए? दरवाजे पर आए मेहमान को लौटाना हिंदुस्तानी सभ्यता में नहीं है।
फिर आप तो मेरे प्रोफ़ेसर हैं, प्रोफ़ेसर कहकर बार-बार मेरे दिल को चोट मत दो, मैं सह नहीं पाऊँगा। अब समझ आ रहा है चोट लगती है तो कैसा लगता है। आपने जो चोट मुझे दी है वो तो इससे कहीं ज़्यादा गहरी चोट है। चोट मैंने दी है तो मरहम भी मैं ही लगाऊँगा, मुझे एक बार मौका दो लेखा। शंकर की बात पर लेखा को हँसी आ गई, हँसकर कहा मरहम कैसे लगाएँगे? पहले मौका दो फिर देखो कैसे लगाता हूँ। आप क्या डॉक्टर हैं चोट पर मरहम लगाएँगे? ये चोट भी तो बिल्कुल अलग तरह की चोट है, इस पर मरहम लगाने के लिए डॉक्टर की नहीं, इस वक्त प्रोफ़ेसर की ज़रूरत है। शंकर की बात पर लेखा ज़ोर से खिलखिलाकर हँस पड़ी। शंकर फिर पलक झपकाए बिना लेखा की हँसी को देखकर आनंदित होने लगा। होठों पर एक पतली सी मुस्कुराहट आ गई। प्रोफ़ेसरी करते-करते मरहम लगाना भी सीख गए क्या, जो आज यहाँ तक मरहम लगाने के लिए? लेकिन मैं स्पष्ट कह देती हूँ मैं आपसे मरहम नहीं लगाऊँगी, मेरी चोट अपने आप नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगी। लेखा कितनी स्ट्रॉन्ग है आज शायद शंकर को पता चला, इसीलिए मन ही मन सोचने लगा सचमुच तुम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो लेखा, मेरी किसी भी बात का असर तुम पर नहीं हो रहा। मुझे पता है तुम अपने आप ठीक हो जाओगी मगर मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ लेखा, प्लीज मुझसे नाराज होकर इस तरह दूर मत रहो। तो क्या मैं आपकी गोद में बैठ जाऊँ? फिर हंस पड़ी लेखा। इसमें बुराई नहीं है अगर तुम चाहो तो, मुझे पता है मर्दों की हमेशा यही ख्वाहिश रहती है मगर लड़कियों को संभल कर रहना बचपन से मैंने अपनी मम्मा से यही सीखा है, क्योंकि मम्मा ने जो गलती की थी वो दोहराना देना नहीं चाहती थी। मुझ पर भरोसा रखो, मैं भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे तुम्हें औरों के सामने सर झुकाना पड़े। इतना भरोसा है खुद पर? हाँ बिल्कुल। अब तक तुमने मुझे पहचाना नहीं, कभी ऐसी गलती नहीं की, फिर कल वाली गलती कैसे हो गई? खुद को रोक नहीं पाई थे क्या? वो फोन पर इतनी बुरी तरह से रो रही थी, मैं थोड़ी देर के लिए हिल गया था। बिना सोचे समझे मैंने निर्णय ले लिया, सच मानो उसके लिए मेरे मन में कोई हमदर्दी भी नहीं है। प्यार तो दूर की बात है। फिर आप इतनी हंस हंस कर क्यों बात कर रहे थे? तुमने मुझे पहले देखा था क्या? हाँ देखा था। मेरे मन में एक प्रश्न, आपने जवाब नहीं दिया। किस पर इतनी हंसी आ रही थी? कोई इंसान जब खुश होता है तभी इतनी हंसी आती है। बातों बातों में किसी स्टूडेंट की कार्टून पंक्ति बारे में बात कर रही थी इसीलिए हंसी आ गई। क्या कार्टून पंक्ति? एक जूनियर स्टूडेंट ने सबके सामने डांस करते हुए एक सीनियर को प्रपोज किया था। सुनकर लेखा भी जोर से हंस पड़ी और कहा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, इतना अच्छा ऑफर सबको नहीं मिलता। प्यार में कभी उम्र नहीं देखी जाती। वैसे एंजिला को दोबारा आपके पास आने की क्या जरूरत थी? मेरी गलती के कारण आ पाई। तुमने जब मुझे देख लिया था तो फिर मेरे पास आकर मुझे डांटा क्यों नहीं? आपके सम्मान के बारे में सोचकर कुछ कहा नहीं। इवन मैं मिलने भी नहीं गई। मुझे पूरी तरह पता चल गया था कि वो एंजिला है, मगर आपके व्यक्तिगत किसी बातों में इंटरफेयर करना मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है किसी इंसान पर भरोसा करके ही गहरा रिश्ता कायम किया जा सकता है। भरोसा ही किसी रिश्ते की नींव होनी चाहिए। तुम्हें बहुत चोट दी मैंने, अब दवा भी मैं ही करूँगा। चोट लगने के बाद दवा करने से घाव तो सूख जाता है मगर दाग ताउम्र नहीं मिटता। एक बार सोचकर देखिए, अगर इस तरह मैं कभी सूर्यांश के साथ बैठकर बात करूँगी आपको बिना बताए तो आपको कैसा महसूस करेंगे? आप एंजेला से मिले बात करें, मुझे कोई परेशानी नहीं, मगर मुझे बताएं तो ऐसा लगेगा कि मैं आपकी कोई बहुत करीबी हूँ जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हैं। शंकर उठकर लेखा के पास गया, उसका हाथ पकड़कर कहा मैं समझ गया तुम्हारी तकलीफ। मैं वादा करता हूँ आगे से मैं एंजेला से कभी बात नहीं करूँगा। नहीं, आप ऐसा भी नहीं करेंगे। एंजेला से जरूर बातें करेंगे मगर सबके सामने, एक प्रोफेसर समझकर, आपको अपना साथी समझकर, न कि अकेले में। अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है तो आप कभी भी अकेले में बात करने का सोचेंगे भी नहीं। मैं मानती हूँ आपके मन में एंजिला के लिए कुछ नहीं है, मगर एंजिला के मन में तो हो सकता है। फिर आग में घी डालने से क्या होता है? आपको अच्छे से पता है। इंसान कोई पत्थर तो नहीं है कि उसके अंदर भावना जागेगी नहीं। तुम कितनी समझदार भरी बातें करती हो लेखा, तुम्हारी आवाज़ भी कितनी मीठी है। ऐसा लगता है दिन भर तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनता रहूं। केवल फाइनेंस के बारे में बात करते करते मेरा पूरा शरीर ही नोटों की गड्डी हो गया। शंकर की बात सुनकर लेखा जोर से हंस पड़ी और कहा तो अब से थोड़ा सा रसीली बात भी किया करिए ताकि मुझे भी सुनने में बहुत अच्छी लगे, आपके साथ समय बिताने में बहुत अच्छा लगे। पक्का वादा, जब हम दोनों अकेले रहेंगे तो कभी भी फाइनेंस पीएचडी लेकर बात नहीं करेंगे। काम के समय में काम, एंजॉय करने के समय एंजॉय करना। लेखा के हाथ पर एक स्नेह चिन्ह अंकित कर दिया शंकर ने, तो लेखा आज सारी नाराजगी छोड़कर शंकर की बाहों में आने के लिए बेताब हो गई। जिसे शंकर ने लेखा की आंखों में देखा, शंकर और खुद को रोक नहीं पाया, उसे अपनी बाहों में भर लिया, माथे पर प्यार चिन्ह अंकित करते हुए कहा तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। नहीं, मैं जी नहीं पाऊंगा, जीते जी मर जाऊंगा। लेखा ने शंकर के होठों पर अपनी अंगुली रखकर मरने की बात मत करना, मैं सुन नहीं पाऊंगी।
हम जिएंगे और बहुत खुशी के साथ जिएंगे, बार बार जन्म लेंगे, बार बार मिलेंगे, मेरे पक्का वादा। लेखा की आंखों में देखकर शंकर ने कहा, पक्का वादा। दोनों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी, इतनी तेज कि दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनाई देने लगी। दोनों बहक न जाए ये सोचकर शंकर ने कहा, कॉफी की तलब हो रही है लेखा। तुम्हारी कॉफी अब तक ठंडी हो गई, चलो दूसरी कॉफी मंगा लेते हैं। अब सुकून से बैठकर पीते, नहीं यहाँ पर नहीं पियेंगे, चलिए आज बाहर कॉफी पियेंगे, डिनर भी करेंगे। शंकर ने खुश होकर कहा, ओशम लेट्स गो। पहले चलिए खुद जेठ समुद्र के किनारे बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद लेंगे। शंकर का हाथ पकड़कर लेखा बाहर की ओर चल पड़ी। आज प्रेमी युगल फिर से अपनी नाराजगी, अपनी गलतफहमी भुलाकर हाथों में हाथ डालने निकल पड़े। समुद्र किनारे ठंडी ठंडी हवा में सुकून से बैठकर बातें करने और रोम रोम में ताजगी भरने के लिए। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।